नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संसद परिसर में घटी 3 दिन पहले की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, झकझोर दिया है। सबने देखा कि सरकार ने किस तरह षड्यंत्र पूर्वक एक सियासी लड़ाई को आपराधिक संघर्ष में तब्दील कर दिया। आखिर एक सामान्य धक्का-मुक्की को जानलेवा हमले के रूप में थाने में दर्ज कराना मामूली बात तो नहीं है, खास तौर पर जब नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा जा रहा हो, उसे फंसाने और बदनाम करने की नीयत काम कर रही हो। साथ ही जब सत्ता पक्ष अपनी गलतियों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, कोई भी मर्यादा तोड़ने और लक्ष्मण रेखा लांघने को तैयार हो। और ध्यान रहे कि इस सब के केंद्र में देश का गृह मंत्री था, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था। प्रधानमंत्री था, जो एक के बाद एक 6 ट्वीट करके उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या इसे भारतीय राजनीति में एक नई परिघटना के तौर पर दर्ज किया जाएगा? क्योंकि इसने लोकतंत्र, संविधान और लोकलाज तीनों को एक नई जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या इस कांड ने हमारे लोकतंत्र में बढ़ रही एक नई प्रवृत्ति को प्रकट किया है, जो विरोधियों के प्रति सम्मान की एक मान्य परंपरा को खत्म करने की दिशा में ले जाती है? क्या इसे एक चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है? एक चेतावनी जो आने वाली घटनाओं की ओर इशारा करती है, उससे सावधान भी करती है कि अगर अब भी नहीं चेते, तो आगे बहुत गहरी खाई है। या फिर इसे एक अपवाद के रूप में देखकर अनदेखा किया जा सकता है। मान लेना चाहिए कि कभी-कभी प्रतिद्वंदी को परास्त करने की हड़बड़ी में इस तरह की गलतियाँ भी हो जाती हैं। हमारे साथ जाने-माने सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। योगेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया सबसे मुकेश पहले जी। तो सबसे पहले तो आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? ये एक अपवाद है या एक सिलसिले की कड़ी है जो चल रही थी, अब इस रूप में प्रकट हुई है? मुकेश जी, और कुछ भी हो, अपवाद तो नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस तरह की चीजें पहले हुई हैं और हर बार ये मामला ऊपर बढ़ता जा रहा है। और सच बात ये है कि जिस दिन अमित शाह जी का वो वीडियो वायरल हो गया था, उस दिन शाम को ही राजनीति जानने वाले लोग ये जानते थे और कह रहे थे कि देखना कल कुछ ना कुछ होगा जिससे मामले को पलटा जाएगा। गली में, मोहल्ले में जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जब ऐसे व्यक्ति से, कोई ताकतवर व्यक्ति है, अहंकारी है, उससे अगर कोई गलती हो जाए, तो उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं हमेशा। एक तो ये कि अरे मैंने नहीं, तुमने ये किया था, तुमने आज ये किया था, तुमने पिछले साल ये किया था, तुम्हारे बाप ने ये किया था, तुम्हारे दादा ने ये किया था, उस पे चर्चा पहले करो। और दूसरा ये होता है कि मोहल्ले में फिर ऐसी कुछ घटना हो जाती है, जिसके बाद लोग कहते हैं अरे रे देखो इस बड़े आदमी के साथ बहुत बुरा हुआ भाई। तो सारा मामला, जिसको आजकल कई लोग कहते हैं ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। एक औजार जिससे जनता का ध्यान, बड़े पैमाने पे जनता का ध्यान बांटा जा सके। एग्जैक्टली वही हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो अशोभनीय था, वो अपमानजनक था, उसमें कोई संदेह नहीं। उनका कहना है कि उनकी 12 सेकंड की इस केवल वीडियो को न देखा जाए, उससे पहले बाद में भी देखा जाए, वो सही बात है। किसी का भी अधिकार होना चाहिए। मैं आप बोलते हैं, सिर्फ हमारा 6 सेकंड 8 सेकंड कोई निकाल के कहे, वो सही नहीं है। पूरी चीज देख लो। लेकिन पूरी चीज देखने के बाद भी ये साबित नहीं होता कि वो जो टिप्पणी उन्होंने कही थी वो अपमानजनक नहीं थी। वो टिप्पणी तो अपमानजनक है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। ये बीजेपी भी जानती है। अब गलती हो गई, और गलती 2 तरह की होती है। एक तो ये कि जुबान आपकी कुछ कहते हुए फिसल गई, आप उसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बोलते हुए किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन दूसरी गलती वो होती है जिसमें सबको ही जानते हैं कि आपके मन में तो ये बात है, अब आपके मुंह से निकल गई। तो जो मन की बात जुबान पे आ जाती है वो मुद्दा बनता है। और बीजेपी के केस में यही है, क्योंकि हर एक के मन में संदेह तो हमेशा रहता है। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, कोई आज की बात नहीं है, 75 साल की भी बात नहीं है, उससे पहले की भी 100 साल की इनकी जो विचारधारा की यात्रा है, उसके निशाने पे जो लोग रहे हैं, उनमें से बाबा साहेब की जो विरासत है वो तो इनके निशाने पे रही है। पिछले 20-25 साल से इन्होंने कुछ
कवर अप करना शुरू किया है। 1990 के बाद से कुछ कवर अप शुरू हुआ है, उससे पहले तो कवर अप भी नहीं किया करते थे, खुल के गाली दिया करते थे। तो इसलिए जब अमित शाह जी जैसा व्यक्ति ऐसी बात कहता है, तो ये एक गहरा रूप लेती है कि देखा, पहले से इनके मन में थी, खेल तो यही है। और अब ये लोग, इनके मुंह से भी वो बात निकल आई जो इनके दिल में है, या सबको लगता है कि इनके दिल में, इसलिए वो बड़ा अपराध बनता है। तो वो तो हो गया। अब उसके बाद एक तरीका था कि आप कहते भाई गलती हो गई, चलिए इतना ही कह देते, 12 सेकंड के लिए गलती हो गई, आगे पीछे मैंने नहीं किया इत्यादि। लेकिन दिक्कत ये है कि इस देश में खास तौर पे ये जो सत्ताधीश हैं, वैसे इस देश के ज्यादातर ताकतवर लोगों को ये बीमारी है, लेकिन ये जो इस वक्त जो सत्ता का चरित्र है, वो तो इतना अहंकारी है कि मतलब कुछ भी गलती करके अगर गलती मान ली तो भाई फिर तो कुछ रह नहीं सकते। अब इसमें मजबूरी है, मजबूरी ये है कि इन्होंने जो अपनी छवि बनाई है, छवि ये है कि भाई कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि ले दे के ये तो छवि बन नहीं सकती कि सिद्धांत पे पक्के हैं, क्योंकि सिद्धांत तो है नहीं। तो ये है कि अपनी धुन के पक्के हैं, अपनी जिद के पक्के हैं, एक बार कह दिया तो अब पीछे नहीं हटेंगे, इसी का मतलब ब्रांड है। तो अगर पीछे हट गए तो ब्रांड डाइल्यूट हो जाएगा, और आगे बढ़ते हैं तो झूठ पकड़ा जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? उसके बाद शुरू होता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। पहला ये कि भाई मामला, ये देखिए राहुल गांधी ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, नेहरू ने किया। अब तो नेहरू पे तो हद इस देश की बात टिकती है जाके, कि पाप नेहरू का है। और ताकि अब आप, और इनका पूरा मीडिया तंत्र है, इनके गोदी मीडिया का पूरा एक साम्राज्य है, जहां इशारा कर दें वो चर्चा शुरू हो जाती है। तो इशारा हुआ कि अब नेहरू पे चर्चा करो, और तमाम तरह की उटपटांग चीजें करनी शुरू कर दी। ये हुआ। और दूसरा जो हुआ वो अ, अगले दिन सुबह जो संसद में हुआ। अब देखिए, ये कोई किसी छोटे मोटे मोहल्ले के गली के पिछवाड़े में घटना नहीं हो रही है, देश की संसद में हो रही है, जहां सुरक्षा के हमें बताया जाता है विशेष रूप से चौकसी की गई है, जहां चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है। वहां पे कहा जाता है कि धक्का दिया, तो भाई आप ऐसा कीजिए, इसका वीडियो ले आइए, है ना। अगर आपके पास देश की संसद में जो हो, संसद प्रांगण में जो हो रहा है, उसकी आप तस्वीर नहीं है, आपके पास है, तो मैं समझता हूं इस देश के गृह मंत्री को इस कोताही की वजह से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए धक्का था, कोई आदमी चाकू भी चला सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो संसद के प्रांगण में सांसद के ऊपर हमला हो गया, हमले में कम चोट आई, ये सौभाग्य है, ज्यादा भी चोट आ सकती थी, बड़ा भी हमला हो सकता था। क्या आपके पास इसका फुटेज नहीं है? क्या आपके पास इसकी फोटो नहीं है? आप बता नहीं सकते किसने किया है? अगर नहीं बता सकते तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो बहुत बड़ी चूक है संसद की उसमें सुरक्षा में। और अगर फुटेज है, मेरा ऐसा मानना है कि फुटेज तो है इनके पास, फुटेज अगर आपके पास है और आप देख को दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आपका झूठ पकड़ा जाएगा, तो आपको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब तो मामला केवल बाबा साहब पे की गई टिप्पणी का नहीं है, अब तो गृह मंत्री की भूमिका का है कि भाई गृह मंत्री के रूप में आपकी नाक के नीचे कैमरे के सामने घटना हुई है, या तो एविडेंस लाइए, या अपना आरोप वापस लीजिए, या फिर इस्तीफा दीजिए। और क्या कर सकते हैं? तो ये जो हो रहा है, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये कोई अपवाद नहीं है। इस सत्र में देखिए क्या कुछ हुआ है। यहाँ मैं शुरू एक में सवाल सत्र, पहले कर जी लूं योगेन जी। मैंने इसको कहा कि सियासी संघर्ष को ये आपराधिक संघर्ष में तब्दील कर दिया। ये इतनी समझदारी तो इनमें है कि वहां पर कैमरे लगे हैं, हमें फुटेज की जरूरत पड़ेगी। इसके बावजूद उन्होंने उसको एक आपराधिक संघर्ष का रूप दिया, एफआईआर दर्ज कराई, बहुत गंभीर धाराएं लगाई राहुल गांधी पर, और यहाँ तक कि अब एक महिला सांसद को खड़ा कर दिया, उसके जरिए कुछ बातें कही गई। ये पूरा जो एक षड्यंत्रकारी सोच है, जिसमें कोई चिंता ही नहीं है कि हमें सबूत भी देने पड़ेंगे, इसे किस तरह से देखें? जिसको नो होल्ड्स बार्ड बैटल बोला जाता है ना,
कि जिसमें ऐसा युद्ध जिसमें कोई मर्यादा नहीं, जिसमें कोई नियम नहीं, और एविडेंस मांगेगा कौन? मांगेगा गृह मंत्री का मातहत कर्मचारी। वो क्या मुंह लेके मांगेगा? सीसीटीवी कैमरा किसके कब्जे में है? स्पीकर के कब्जे में। स्पीकर का ऑफिस किस हिम्मत से बोलेगा? तो ये जो अहंकार है कि सब कुछ मैनेज कर लेंगे, मेरा जी देखिए, मोटा इस घटनाक्रम को देख के जो समझ बनती है वो मोटी सी ये है कि इन्होंने कहा कि अच्छा, कांग्रेस वाले कुछ इस सवाल को कल उठाएंगे, वो कुछ ना कुछ नारे लगाएंगे, तो हम पहले से ही उनसे दुगनी संख्या में खड़े हो जाएं। चलिए, उनका भी अधिकार है खड़े होने का, लेकिन संसद का दरवाजा ब्लॉक करने का तो आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल क्लियर फुटेज, जितना भी फोटो आए हैं, साफ दिखा रहे हैं कि ये लोग संसद का मकर द्वार जो है, उस द्वार को रोक के खड़े हैं। अब सामने वाला सांसद आ रहा है, आप किसी सांसद को संसद में घुसने से कैसे रोक सकते हैं? तो बिल्कुल स्पष्ट इरादा था कि होगा तो कुछ धक्का मुक्की होगी, है ना कुछ होगा, और जो कुछ भी होगा उसको हम एक आपराधिक स्वरूप देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट समझ बना के आए थे, और हो यही रहा है। एक तो राजनीतिक को क्रिमिनल बनाना, क्रिमिनल उसके अंदर ले जाना। एक और चीज इस सत्र में हुई है कि विपक्ष आमतौर पे डिस्टर्ब किया करता है, और ये पहले आज की बात नहीं है, पुराने जमाने की बात है। स्वर्गीय अरुण जेटली ने तो इसको एकदम संसदीय लोकतंत्र का जायज हथियार बताया था कि संसद को डिसरप्ट करना, संसद की कार्यवाही न चलने देना, विपक्षी दल के नाते हमारे लोकतांत्रिक जो रणनीति है उसका एक जायज हिस्सा है। मगर कभी आपने सुना कि सत्ता पक्ष संसद को न चलने दे? इस सत्र में बार बार ये हुआ है। 0 आवर से शुरू होती है सुबह लोकसभा, 0 आवर में आप कुछ एक ऐसा सवाल उठवा दीजिए, ऐसी बात कहलवा दीजिए, और बीजेपी के पास 4-5 लोग हैं इस तरह की बात करने को, जो अशोभनीय है, जो पर्सनल है, घटिया है। जाहिर है विपक्ष उस पे आरोप, उस पे खड़ा होकर प्रतिवाद करेगा, और स्पीकर तुरंत आके कहेंगे अरे अरे अरे, झगड़ा हो गया, चलिए आज की कार्यवाही स्थगित। ये नाटक कितने दिन हुआ है? यानी कि पहले से मन बना के आया, सत्ताधारी दल मन बना के आया है कि संसद को नहीं चलने देना है। तो ये जो है संसदीय लोकतंत्र की जो एक न्यूनतम परिपाटी होती है, चुनाव का संघर्ष एक तरफ है, चुनाव की लड़ाई है, सड़क पे भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन कम से कम संसद की एक न्यूनतम मर्यादा रहती है कि चलिए ये बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हमारे पास संख्या ज्यादा है, हम पास करवा लेंगे, ये ठीक है। लेकिन ये कि अब इनको बोलने नहीं देंगे। अब आप देखिए राज्यसभा में मेरे पुराने मित्र, पुराने ही कह सकता हूं, हरिवंश जी ने क्या किया है संसद में, राज्यसभा के जो राज्यसभा के स्पीकर हुए, देश का उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, आप उस पर चर्चा कीजिए, और बीजेपी के पास आज मेजॉरिटी है राज्यसभा में भी, तो वो प्रस्ताव गिर जाएगा, प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव खारिज कर दिया। आप किसी के विरुद्ध, स्पीकर के विरुद्ध आप अविश्वास का प्रस्ताव लेके आए, अविश्वास के प्रस्ताव पे चर्चा करवाने से इनकार कर रहे हैं, और माननीय हरिवंश जी हर तरह के तर्क ढूंढ रहे हैं। बहुत मुझे शर्म आती है देख के, क्योंकि एक स्पेलिंग जमाने में मिस्टेक। पत्रकार थे, अच्छे पत्रकार थे, मैं नहीं कहूंगा, आज नहीं कहूंगा खराब थे, पत्रकार तो अच्छे हुआ करते थे। एक अच्छे पत्रकार का ये हश्र हो, अब वो कह रहे हैं क्योंकि आपने धनखड़ के स्पेलिंग में आर नहीं डी लिख दिया, इसलिए मैं इसको खारिज करता हूं। आपको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। ठीक है भाई, 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। आप कहिए कि नोटिस अवधि जिस दिन पूरी होगी उस दिन के बाद इस पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल ठीक, आप टेक्निकल ग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन खारिज कर दिया। मतलब अगर आपको, मजे की बात देखिए ये है, कल को मान लीजिए लोकसभा के स्पीकर के पक्ष में, लोकसभा में बहुमत नहीं है, मान लीजिए बहुमत से वो स्पीकर को हटाना चाहते हैं, तो क्या वो उसका अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते? क्या स्पीकर के नीचे जो भी डिप्टी स्पीकर होगा वो उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है कि मतलब आप भले ही वोट में आपके पास ज्यादा, लेकिन मैं वोट की नौबत ही नहीं आने दूंगा?
मतलब ये तो इस देश के लोकतंत्र का इतिहास नहीं था। तो इस तरह से हर तरह की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, और इस एक तरह के आत्मविश्वास के साथ कि संसद में कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है, हम तो मैनेज कर लेंगे, मीडिया मैनेज कर लेंगे, पब्लिक को अलग तरीके से मैनेज कर लेंगे, बाकी जो होता है इनको जरा सीधा कर दो। मतलब ये जो कहीं ना कहीं इशारा रहा होगा कि जरा सीधा कर दो इनको, वो खेल किया जा रहा है। तो संसद में वही खेल हो रहे हैं जो सामान्यतः एक घटिया पंचायत में जो खेल खेले जाते हैं, वो खेल इस वक्त संसद में खेले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो मकर द्वार पे हुआ अब वो संसद के अंदर किसी दिन हमें देखने को मिलेगा? अगर इस हद तक पहुंच गई ये चीजें, तो अब संसद की मर्यादा भी अब कहाँ रह जाएगी? उसकी गरिमा की परवाह जब सरकार कर ही नहीं रही है, तो वहां भी कुछ ये इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि भाई शुभ शुभ बोलो, अपने मुंह से ऐसी बात की मत। जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, ये भी हो जाए तो कोई अब आपको अचरज नहीं हो सकता। इस देश की विधानसभाओं में घटनाएं हो चुकी हैं, माइक को उतार के फेंकना, जूते चलाना, ये सब घटनाएं विधानसभाओं में हो चुकी हैं। इस देश की संसद में अभी तक ये घटनाएं नहीं हुई थी। लेकिन जिस किस्म की अब वो चल रही है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष असर्टिव हुआ पहले सत्र में एक तरह से विपक्ष का दबदबा रहा। तो बीजेपी ने अब उसका मूल्यांकन किया होगा कि भैया इनका दबदबा नहीं चलने देना, और जो मर्जी, और तर्क की चिंता मत करो, आर्ग्यूमेंट की चिंता ना करो, डिबेट की चिंता मत करो, सीधा कर दो इनको। सीधे तिल पे ये मैसेज है, और वही खेला जा रहा है। तो ये कहाँ इसका अंत होगा भगवान जानता है, लेकिन ये जिस दिशा में जा रहा है, अब एक तरह से संसद की कार्यवाही, ये सब बिल्कुल अप्रासंगिक बेमानी चीजें हो गई हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो कि संसद की कार्यवाही को हमेशा फॉलो करता था, पता नहीं क्यों मेरी आदत है, प्रधानमंत्री की स्पीच को हमेशा सुनता हूँ, जो भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हमेशा सुनता हूँ, और संसद का सत्र चलता है तो उसको फॉलो करता रहता हूँ कि क्या हुआ, किसने क्या कहा इत्यादि। क्योंकि आप उसके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फोरम है देश का, जहां सबसे महत्वपूर्ण बातें रखी जाती हैं, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाते हैं, पूरे देश को समझने का एक नर्व सेंटर है। लेकिन आपको बताऊं, आजकल मैं बस सिर्फ देखता, अच्छा आज भी खत्म हो गया ना, आज भी 11 बजे तक चला नहीं, ये 11 बजे तक भी नहीं चलेगा, अच्छा 2 मिनट में खत्म हो गया, ये हो गया। और जो भाषण होते हैं उनके बारे में भी मतलब इच्छा नहीं होती देखने की, कि देख, क्योंकि केवल केवल और केवल खासतौर पे सत्ता पक्ष की तरफ से तो बिल्कुल गाली गलौज हो रहा है इस वक्त। तो आप किसी बात को दो तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। एक, आप अपने तर्क बल के आधार पर, अपने दस्तावेजों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, तथ्यों के आधार पर, और अपनी वाक्पटुता के आधार पे आप किसी डिबेट को डोमिनेट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है सीधा लठमारी वाले स्टाइल के अंदर डोमिनेट करना। तो कहीं ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ पक्ष को ये विश्वास नहीं बचा है कि वो तर्क, तथ्यों और वाक्पटुता के सहारे अ, लोकसभा की डिबेट को, खासतौर पे लोकसभा में, डोमिनेट कर सकेंगे। इसलिए अब सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला, क्या कहिए, लठमारी का सहारा है, और ये लठमारी कहाँ तक रुकेगी कौन कह सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये सब करके बीजेपी ने क्या कुछ हासिल किया होगा? या उसकी और छीछा-लेदर हो गई और फजीहत हो गई? क्योंकि हिंदुस्तान की जो बहुसंख्यक आबादी इतनी मूर्ख तो नहीं है। वो देख रही है कि किस तरह से चीज़ें शेप ले रही हैं, किस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह की धाराएँ, मतलब तमाम चीज़ें। और जो आपने कहा कि फुटेज कहाँ है, तस्वीरें कहाँ हैं, कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। तो ये इतना लॉजिक तो अभी हमारे हिंदुस्तानियों में बचा है। देखिए, दो तीन तरह के ऑडियंस होता है ऐसी किसी घटना का। एक वो होता है जो कि तथ्यों पे जा रहा है, जो थोड़ा हल्का सा गहराई में झांक के देखता है, उसे तो समझ आ जाएगा क्या खेल हो रहा था। और इससे कोई राहुल गांधी पे ये बात चिपका सके, इसका कोई मुझे नहीं लगता कि
मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को भी लगता है कि वो इस मामले में राहुल गांधी को फंसा सकेंगे। लेकिन दूसरे तरह के भी ऑडियंस होते हैं। ऐसा ऑडियंस बहुत छोटा होता है जो खुद थोड़ा सा जांच करेगा, थोड़ा सा तथ्यों के आधार पे अपनी राय बनाएगा। दूसरा ऑडियंस वो होता है जो कि पहले से एक पक्ष के लिए बंधा हुआ है। उस ऑडियंस के पास अमित शाह जी के 12 सेकंड की वीडियो रिलीज होने के बाद कहने को कुछ बचा नहीं था। जो गांव के नुक्कड़ पे, चौराहे पे, किसी चाय की दुकान पे, दोस्तों के बीच, ऑफिस में बीजेपी के पक्ष को रखता था, उसके पास अचानक कुछ घंटे के लिए कुछ कहने को बचा नहीं। सिवाय इसके अगर चुपचाप से वो कह दे कि नहीं, अम्बेडकर के बारे में तो ये कहना ही चाहिए इत्यादि, ये कहने वाले तो है नहीं। तो उनको कहने का मसाला मिल गया। उनके पास अब कहने को हो गया कि अरे देखो, नेहरू के बारे में देखो पहला, और दूसरा ये राहुल गांधी क्या करता है। अब वो सच निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हैना आरेंट एक बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर थी, पश्चिम की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बड़े फिलोसोफर हुए, पॉलिटिकल फिलोसोफर, उन्होंने फासिज्म के बारे में कहा था कि वो झूठ इसलिए नहीं बोलते कि उन्हें विश्वास हो गया है कि लोग उनके झूठ को सच मान लेंगे। नहीं, उन्हें भी पता है कि उनके झूठ को सच नहीं मानेंगे, लेकिन वो इसलिए झूठ बोलते हैं कि लोग झूठ और सच के प्रति लापरवाह हो जाए, लोगों को ये मैटर करना बंद कर दे, झूठ और सच के बीच में अंतर करना बंद कर दे, ये चाहते हैं। और ये सब जो घटनाएं हैं ये वो हैं। मैं नहीं समझता कि बीजेपी को भी ऐसा विश्वास होगा कि लोग इस पे भरोसा कर लेंगे कि राहुल गांधी ने कोई मुस्टंडई की और सारंगी जी को मार दिया, या ये लोग विश्वास कर लेंगे कि भाई इन बेचारों को इतनी बुरी स्थिति हो गई कि देखो आईसीयू में जाना पड़ रहा है, क्या स्थिति है। ये सारा जो नाटक है सबको दिखाई देता है। मीडिया न भी दिखाई दे तो आजकल यूट्यूब के माध्यम से नाटक का तो पर्दाफाश हो जाता है। लेकिन उम्मीद ये है कि चर्चा कुछ ऐसा मोड़ लेगी जहां सच और झूठ में अंतर करना कठिन हो जाए, जहां लोग किसी भी चीज में भरोसा करना बंद कर दें। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये नहीं है कि आरएसएस के झूठ में, बीजेपी के झूठ में भरोसा करना शुरू कर दें, लोग किसी भी चीज पे भरोसा करना बंद कर दें। इस तरह की जो मनस्थिति बनती है उसमें फिर फासिज्म पैदा होता है, उसमें पैदा होती है एक एक अंधभक्ति, उससे पैदा होती है एक ऐसा माहौल जिसमें नफरत को आप किसी हद के पार ले जा सकते हैं, उसमें पैदा होती है ऐसी स्थिति जहां हर मर्यादा को कभी भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि अब आपने किसी भी चीज में विश्वास करना बंद कर दिया है। बीजेपी इस तरफ इस देश को लेके जा रही है। ये ये तो हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत दिनों से टारगेट पर है, शुरू से टारगेट पर है। लेकिन क्या ये घटना बताती है कि राहुल गांधी को लेकर सत्ता प्रतिष्ठान का फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ गया है कि वो उनको किसी भी तरह के मामले में फंसाने, उलझाने और यहाँ तक कि जेल भेजने के लिए भी मन बना चुकी है? जेल शायद नहीं भेजेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले और कुछ भी हों, राजनीतिक रूप से बेवकूफ लोग नहीं हैं। ये जानते हैं कि राहुल गांधी को जेल भेजने का मतलब होगा जनता की आंख में उनके लिए सिंपैथी होना और एक हमदर्दी का उभार पूरे देश में हो सकता है, तो वो नहीं करेंगे। इनका उद्देश्य इतना है कि देखा है तो अपराधी, लेकिन हम जेल नहीं भेजेंगे, काम तो ऐसे करता है लेकिन हमने ही तय किया है कि नहीं। तो छींटे डालना, पहले पप्पू वाला मामला था, बहुत समय तक चला, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद पप्पू वाला पोस्टर फट गया। जनता को राहुल गांधी जो है, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा है, कम से कम वो दिखने लग गया। अब उससे इनको दिक्कत हो गई, 2024 में नुकसान भी हो गया। अब कौन सी छवि बनाए? तो अब ये सब छवि या तो वो कि भाई बोलना नहीं आता, तो एक तो वो गुजरात में केस चल रहा है, एक सावरकर वाले मामले पे केस, तो ये पुराना ट्रिक होता है किसी नेता को 8-10 मामले के अंदर उलझा दो।
राहुल गांधी ने एक क्षमता जरूर दिखाई है जो तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स ने नहीं दिखाई, लेकिन कम से कम राहुल गांधी ने दिखाई है कि हाँ करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने हो जाए अच्छा है और करने दो। तो ये चीज तो इनकी शायद चलेगी नहीं। जेल भेजने का शायद इरादा नहीं है, क्योंकि करना चाहें तो बाकी कई और केस हैं जिसके अंदर कर सकते हैं। इरादा है कीचड़ फेंकने का। इतना नियमित रूप से कीचड़ फेंकते रहो कि हमारा जो समर्थक चाय की दुकान पे राहुल गांधी के खिलाफ हर दिन 2-4 बात बोलने वाला है, उसको मसाला मिलता रहे। अब ये जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हुआ, वो क्या हुआ है? आप मुकेश जी पत्रकार रहे हैं, पत्रकारिता के अध्यापक रहे हैं। ये जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इन्होंने करवाया अमित शाह जी के मुंह से, ये पत्रकार ने करवाया। ये स्पष्ट था कि पत्रकार उन्हें उकसा रहा था, अच्छा अच्छा कुछ प्राइवेट मामला, हाँ बोलिए बोलिए ना, हाँ प्राइवेट कुछ बताइए। तो वो उधर इशारा कर रहे हैं कि आप उनसे पूछवा लीजिए। फिर वो उनसे पूछवाया जाता है, वो वही कहते हैं, ये खीसे न पोड़ते हैं, जनता तालियां बजाती है। ये सब क्या है? ये है कि आप कीचड़ डालते रहिए ताकि वो व्यक्ति जो चाय की दुकान पे गलियाएगा, उसको एक और मसाला मिल गया कि देखा वो जो शाह जी ने इशारा किया था वो, तो बस अब उस पे चर्चा। अब उस चर्चा में आपको कोई संसद की चर्चा तो है नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई मानहानि नहीं है। तो जिन चीजों को अमित शाह जी ने इशारा करके और उस पत्रकार ने उकसा के जो चीज करवाई, अब चाय की दुकान पे उसको 4 कदम आगे लेके जाया जाएगा। आप जानते हैं किस किस तरह की बातें की जाएंगी चाय की दुकान पे। तो बेसिकली इरादा यही है कि इसको फीड करते रहे, कॉन्स्टेंटली इसको फीड करते रहो, ताकि कहीं राहुल गांधी की छवि जो बदलनी शुरू हो चुकी है वो कहीं जनता के बीच गहरी ना हो जाए। उसको अटैक कॉन्स्टेंटली करते रहना और हर बात में परिवार पे अटैक करना, ये इनकी एक सामान्य रणनीति का हिस्सा है। इस पूरी घटना ने, बल्कि इस पूरे सेशन में जिस तरह से अपोजिशन शुरुआत में एक रहा, फिर बटा, फिर अमित शाह के बयान ने फिर उसको एकजुट कर दिया। इस पूरे अपोजिशन के लिहाज से ये घटना किस तरह से कभी भी इस तरह का दमन यदि होता है और इस तरह की घटना होती है तो वो जाहिर है ऑपोजिशन को थोड़ा नजदीक ले आती है। हालांकि इस पूरे सत्र में ऑपोजिशन का वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा जो कि पहले सत्र में दिखा था। जो पहला संसद का सत्र हुआ था लोकसभा का, उसमें एक तो सारे लोग जैसे लगभग ऐसा लगता था कि सारे एक ही पार्टी से हैं और राहुल गांधी उनके एक नैतिक और राजनीतिक नेता है, उसकी तरह खड़े होते थे, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। आ, उसके बाद से खासतौर पे हरियाणा और महाराष्ट्र के परिणाम आने के बाद से चीज़ें ढीली हुई हैं। अलग अलग स्वरों में बोलने भी लगे हैं। उमर अब्दुल्ला जैसे नेता भी जो सामान्यतः संयमित रहते हैं, उन्होंने भी बोला है। फिर ममता जी वाला भी कैंपेन चला है। चूंकि ऑपोजिशन के पास चुनाव और संसद के बाहर कुछ भी नहीं है और वो एक चिंता का विषय है कि आप इतनी बड़ी राजनीतिक एकता केवल संसद के फ्लोर कोऑर्डिनेशन और चुनाव लड़ते वक्त सीटों के बंटवारे के कोऑर्डिनेशन तक सीमित नहीं रख सकते। आपके पास कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए जिसको लेके आप जनता के बीच जाएं, जिसको लेके आप सड़क पे जाएं, आप जन आंदोलन खड़ा करें। वैसी क्षमता अभी ऑपोजिशन में दिखाई नहीं देती। इसलिए जो पहले सत्र की एकता थी वो इस सत्र में थोड़ी सी बिखरी हुई दिखाई दी। बीच बीच में तो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग बयान भी आए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, ये जो आखिरी घटना है भाई, जब डंडे लेके खड़े हो जाएंगे तब तो वो अचानक अपने आप एक हो ही जाएंगे ना। तो दोबारा एक तरह से एकता का मौका मिला है, लेकिन ये मौकों का इस्तेमाल जब तक ठीक ढंग से नहीं करेगा ऑपोजिशन, और खासतौर पे इसमें कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है सबसे बड़े दल होने के नाते, कि क्या वो ऐसे अवसर को ऑपोजिशन की एक अपेक्षाकृत लंबी, स्थायी नहीं तो कम से कम एक लंबी पारी की एकता में बदल सके, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। आपने कहा कि चुनाव बाद की राजनीति वो गायब है अपोजिशन के पास से। क्या अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने जो टिप्पणी की है वो एक बड़ा इशू बन चुकी है
ऐसा मानते हैं लोग। आप तो इतना घूमते रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं। क्या ये अंबेडकर का मसला खास तौर पर ओबीसी, दलित, आदिवासी इन सब तबकों में उतना बड़ा प्रभाव डालेगा? और क्या अपोजिशन का रोल वहां पर अब महत्वपूर्ण हो जाता है? मुकेश जी, इस वक्त मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में जाहिर है आपको एक व्यक्ति नहीं मिल सकता जो कि इस पर गृह मंत्री के बयान का समर्थन कर सके या उसके ऊपर पर्दा डाल सके। बाकी राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन ये एक पोटेंशियल मुद्दा है। मगर राजनीति के बारे में सबसे बुनियादी नियम ये है कि मुद्दे होते नहीं हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रकरण हुआ है, क्या ऑपोजिशन इसको केवल संसद में आक्रोश व्यक्त करने, केवल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रखेगा, या कि इसको जमीन पे ले जाकर एक बड़े आंदोलन की शक्ल देगा? ये निर्भर करता है। अब तक ऑपोजिशन ने बाहर कुछ बड़ा, सड़क पे कुछ बड़ा करने की क्षमता नहीं दिखाई है। और इसलिए इंडिया गठबंधन में बीच बीच में दरार, बीच बीच में तनाव दिखाई देते हैं, जिसका बीजेपी फायदा उठाती रहती है। ये एक और अवसर है जबकि इसे लेके जनता के बीच में जाना होगा। जनता के बीच में जाएं, देखिए, बीजेपी इंतजार नहीं करेगी। और आप यकीन मानिए कि इस सत्र के समाप्त होते ही जब हो गया है, पहले बीजेपी कोई कार्यक्रम लेके आएगी बाबा साहेब की प्रतिष्ठा में, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का स्टाइल यही है। ये पुराना स्टाइल होता है कि जो पॉकेट मारता है वही सबसे पहले चिल्लाना शुरू करता है, अरे पॉकेट मार ली, पॉकेट मार ली, पॉकेट मार ली। ये सब सामान्य, मतलब छोटे वाले खेल होते हैं सामान्यतः। तो ये सब होगा, बीजेपी पहले शुरू कर देगी। ऑपोजिशन कर पाएगा या नहीं ये देखना होगा, लेकिन जब तक ऑपोजिशन संसद के सत्रों के बाहर और चुनावों से इतर कुछ एक साथ मिलकर नहीं करता, तब तक इंडिया गठबंधन की एकता बहुत सीमित रहेगी और वो हमेशा एक चिंता का विषय रहेगी। सुनील जी, हम लोग बार-बार देख रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी देखा कि ये बीजेपी की बहुत कमजोर नस, संविधान, आरक्षण, दलितों का उत्पीड़न, ये कुछ ऐसे मसले हैं जहां पर बीजेपी फंस जाती है और वो हताशा में या कुछ और उसको छिपाने के लिए कुछ ऐसा कर बैठती है कि एक मौका मिलता है अपोजिशन को। जो अमित शाह का जो बयान था वो हताशा में निकला बयान भी था। क्या आपको लग रहा है कि ये जो बीजेपी की कमजोरी है, ये अपोजिशन इसे समझता तो है, लेकिन इसको ठीक ढंग से पॉलिटिकली ट्रांसलेट करने में की उस स्ट्रेटजी उसके पास नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी की कमजोरी क्यों है? क्योंकि इनका इतिहास ऐसा है। ये कोई आज की बात नहीं है, केवल अमित शाह जी की बात नहीं है। ये बात लोग, हर कोई व्यक्ति जानता हो या ना जानता हो, आम लोग खास तौर पे जो दलित पिछड़े हैं और दलित समाज खास तौर पे, वो सूंघ सकता है। जब पढ़ भी नहीं रहा तो सूंघ लेता है कि बीजेपी के पूरे जो जनसंघ रही है, पहले पहले जनसंघ थी, आरएसएस हमेशा रही है, इनके इनके आचरण में, इनके विचार में संविधान के प्रति हिकारत का भाव है। ये इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भी है। गोलवलकर जी ने कहा, सावरकर ने कहा, संविधान के प्रति नकारने का भाव, संविधान विदेशी है, इसको नहीं करना चाहिए, मनुस्मृति हमारा संविधान होना चाहिए, ये तो इन लोगों ने बोला हुआ है खुल के, कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद भी आरएसएस के सरसंघ चालक ने कहा संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अटल जी के ज़माने में संविधान की समीक्षा की कमेटी भी बनी। फिर इनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी, जो अब नहीं रहे, उन्होंने लिख के कहा, उसके बाद भी वो पोजीशन पे कायम रहे। और इनके एक नहीं, 4-4 नेताओं ने 2024 में कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। तो ये तो एक इनका सतत सोच है जो जनता तक पहुंच जाती है कि भाई मामला तो गड़बड़ है। और एक जमाने में तो खासतौर पे उत्तर भारत में तो ये
उत्तर भारत ही नहीं, उत्तर पश्चिम भारत सब जगह जहां जनसंघ शुरू हुई थी, ये तो बिल्कुल चंद अगड़ी जातियों की पार्टी के रूप में मानी जाती थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका पुराना इतिहास है। तो इसलिए इन पे बार बार ये संकट आता है, क्योंकि ये तलवार जो है लटकती है, क्योंकि इसमें एक सच्चाई का अंश है और इसको दूर करना बहुत कठिन है। ऑपोजिशन की जो चुनौती है वो ये कि वो इस बात को कैसे ट्रांसलेट करे। अब लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक ये चला, उतना ज्यादा नहीं चला जितना लोग कहते हैं, लेकिन कुछ हद तक चला। उसमें एक नवीनता थी संविधान की किताब ले जाने में और ये सब करने में कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से संविधान बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस मुद्दे को आपको लगातार लेके जाना है तो एक अमूर्त मुद्दे की तरह आप इसे नहीं ले जा सकते। संविधान नामक पुस्तक को बचाने का अमूर्त मुद्दा कुछ समय के लिए कुछ लोगों को आकर्षित कर सकता है। आपको इसे एक मूर्त स्वरूप देना होगा। वो दलित जिसको पट्टा नहीं मिल रहा, पट्टा मिल रहा है तो कब्जा नहीं मिल रहा। वो आदिवासी जिसको एफआरए के तहत अधिकार मिले लेकिन वास्तव में कभी नहीं मिले। वो महिला जिसको तमाम तरह की नौकरियों से रोका जा रहा है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो अल्पसंख्यक जिसको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। उसका जो दैनंदिन कष्ट है, उसकी जो दैनंदिन संघर्ष है, उस संघर्ष से आपको संविधान को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष करने वाला अभी भी संविधान की भाषा का प्रयोग नहीं करता। उसे पता नहीं कि इसका संविधान से कोई मतलब है, उसे यह नहीं पता कि संविधान मेरा रक्षक है। तो संविधान को आपको मूर्त स्वरूप में लाना होगा, जैसे सीए प्रोटेस्ट में हुआ था। सीए प्रोटेस्ट के दौरान आप देखते थे हर जगह संविधान की प्रस्तावना, बाबा साहब की तस्वीर, गांधी नेहरू की तस्वीर, वे सारी। तो जो सीए प्रोटेस्ट ने किया, एक छोटे वर्ग के लिए, पूरे देश के लिए नहीं किया था, एक छोटे वर्ग के लिए उसने संविधान को पुनर्जीवित कर दिया, पुनर्प्रज्वलित कर दिया। एक तरह से कहें तो संविधान की प्राण प्रतिष्ठा की उसने। ये हमें पूरे समाज के साथ करने की जरूरत है। संविधान को ऐसे संदर्भ से जोड़ के जो कि उनके दैनंदिन संदर्भ है, उनके अपने जिंदगी के संघर्ष के संदर्भ है, उससे जोड़ के आपको करना होगा। उस नौजवान को जो कि रोजगार चाहता है और जिसे पता नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या लिखा हुआ है, उस किसान को जिसे पता नहीं कि वो क्या कुछ इस फंडामेंटल राइट्स के जरिए हासिल कर सकता है, तो वहां ले जाना होगा। ये ऑपोजिशन की चुनौती है। केवल अमूर्त रूप से संविधान संविधान कहने से काम नहीं चलेगा। ये अपोजिशन को समझना होगा और उसको एक अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी। एक अंतिम तो सवाल है कि आपने बताया और हम सब देख ही रहे हैं कि बीजेपी का इतिहास कुछ और होते हुए भी उसने अपने में पर्दादारी की और जो ये वर्ग हैं दलित पिछड़े उनको अपने से जोड़ने में कामयाबी भी हासिल की। अब ये जो अमित शाह का जो बयान आ गया, उसके बाद क्या वो सारी चीजें उधड़ रही होंगी, उधड़ गई होंगी? कितना बड़ा डैमेज हुआ होगा बीजेपी को, आरएसएस को? मुकेश जी, डैमेज राजनीति में होता नहीं है, करवाया जाता है। मतलब कि ऑपोजिशन कितना सक्रिय होगा। पिछले 4 दिन तो सक्रिय दिखा, लेकिन अगले 4 महीने कितना सक्रिय होगा, अब इसकी गारंटी लेना बड़ा कठिन है। क्योंकि ऑपोजिशन का जिस तरह का कंडक्ट रहा है कि एक समय बहुत सक्रिय, उसके बाद बिल्कुल सुस्त, उसके बाद दिखाई नहीं देते, तमाम तरह का वो रहता है। तो इस पे निर्भर करता है। ये मौका तो है इनके सच को उघाड़ने का। ये जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसी चीज होती है जो जुबान से सिर्फ निकल नहीं जाती, आपके दिल की बात बाहर आ जाती है। तो ये है तो वही दिल की बात बाहर आ गई कि अरे बड़ा अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, नाक में दम कर रखा है। मतलब बेसिकली वो कह रहे थे कि अम्बेडकर अम्बेडकर करके नाक में दम कर रखा है, क्या ऐसी बात है। ये उनका जो हाव भाव था वो बाहर निकल के आ गया था, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अब क्या ऑपोजिशन इसका, क्या उत्तर प्रदेश में बैठी हुई एक बूढ़ी दलित महिला को इसके बारे में पता है? नहीं पता है। क्या महाराष्ट्र में भी एक सामान्य दलित व्यक्ति को जो अपना मजदूरी का काम कर रहा है,
क्या उसे ऐसा पता है? हो सकता है उसके घर में बाबा साहब की तस्वीर भी लगी हुई हो, उसे भी शायद अभी ये बात नहीं पता है। तो ये सवाल कैसे पहुंचेगा, कितनी ऊर्जा और कितने इनोवेशन के साथ ऑपोजिशन इस सवाल को जमीन पर लेके जाएगा, उससे तय होगा कि कितना डैमेज हुआ है। हो तो सकता है, लेकिन कितना होगा ये तभी तय होगा जब हम एक बार देख लेंगे इसे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, आज की इस बातचीत के लिए धन्यवाद, आपने समय निकाला। नमस्कार।